हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बच्चों आप सब? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में हम लोगों ने प्लांट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। होपफुली कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा, आपने वो पूरा कंसेप्ट बेहतर कर लिया होगा। अगर कोई भी हमारे नए स्टूडेंट डायरेक्ट इसी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो बच्चा आप सबसे पहले जाकर बेसिक लेक्चर जो है आपको जो प्रोवाइड किए गए हैं, 2 लेक्चर को उसे सबसे पहले आप कवर करें। उसके बाद ही आज के लेक्चर को अटेंड करेंगे, आज के लेक्चर को पढ़ लेंगे। बात समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और बच्चे, आज का जो लेक्चर है हमारा, वो पूरी तरीक़ा से बेस्ड है ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, यानी कि मानव परिवहन तंत्र पर। जब मानव परिवहन तंत्र की हम चर्चा करेंगे बच्चे, तो उसमें एक टॉपिक आएगा ब्लड, एक कंपोनेंट आते हैं इसमें ब्लड। तो आज का जो लेक्चर होगा वो पूरी तरीक़ा से बेस्ड होगा ब्लड पर, यानी रक्त पर। तो बच्चा, रक्त के बारे में हम लोग हर वो बारीकी से बारीकी चीज़ को समझेंगे। आपको जो ब्लड पढ़ना है बच्चा, अगर यहाँ तक पढ़ना है तो आपको हम यहाँ तक पढ़ाएँगे। क्योंकि हम जब पढ़ाएँगे आपको, तो ये सोच कर हम पढ़ाएँगे कि केवल आपको 10th ही नहीं पढ़ना है, आपको 11th-12th भी पढ़ने हैं बच्चा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे चलकर 11th-12th में बायोलॉजी तो ले लेते हैं, लेकिन उनको बायोलॉजी समझ में नहीं आता है, क्योंकि उनका 10th क्लास में बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी का कांसेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो बच्चे, आपको हम ब्लड जो पढ़ाएँगे, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कवर कराएँगे ही कराएँगे, साथ ही साथ बच्चा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा ऊपर लेवल के हम आपको पढ़ाएँगे। होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए बच्चा, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और अपना नोट्स बच्चा स्वयं तैयार करें, क्योंकि जब आप नोट्स तैयार करते हैं तो आपका जो लिखने की शैली है वो भी बेहतर होता है, और साथ ही साथ आपको नोट्स तैयार करने का जो तरीका होता है वो भी आपका डेवलप होता है। और ये आगे चल के आपको कहीं न कहीं मदद करेगा। आपको आगे चल के समझ में आएँगे कि जो हमने ये बातें आपको कहा है, ये कहीं न कहीं आपके लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। देखो बच्चा, अगर परिवहन थोड़ा-सा हम पीछे की ओर चलते हैं ताकि आप समझ पाएँ, वहाँ से हम कांसेप्ट को रिलेट कर पाएँ। आज की क्लास को हम वहाँ से रिलेट कर पाएँगे। चलिए, देखिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? अगर हम आपसे कहें कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, तो कहेंगे कि सर, किसी भी पदार्थ को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाकर रख देना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है, सीधी-सी बात में अगर समझे तो। कोई भी अगर पदार्थ है, उसको हमने यहाँ से उठाया और उठाकर ले जाकर हमने रख दिया, तो यही हमारा क्या कहलाया? ट्रांसपोर्टेशन कहलाया। तो बच्चा, यही चीज़ हमारे शरीर के अंदर भी होता है। हमारे शरीर के अंदर भी पदार्थों का निर्माण भी होता है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग बाहर से गेन करते हैं, यानी बाहर से हम अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उनका टूट-फूट होता है, और फिर टूट-फूट होता है, और उसके उसके क्या होते हैं? परिवहन होते हैं। हर कोर्स का होता है, उनका क्या होता है? परिवहन हो जाता है। तो बच्चे, जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स भाग लेकर एक सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ काम ऐसे हुआ है, कुछ काम वैसे हुआ है, जैसे-तैसे ये काम नहीं होते। हमारे शरीर के अंदर में बहुत ही डेवलप्ड ये सिस्टम बना हुआ है, पूरी तरीक़ा से डेवलप्ड है। कॉम्प्लेक्सिटी तो है, यानी जटिलता तो है, लेकिन साथ ही साथ बच्चा, ये पूरी तरीक़ा से डेवलप होता है। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे शरीर के अंदर है, हमारे शरीर के अंदर किसी भी चीज़ों पर हमारा कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब है कि जो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, उस पे हमारा किसी भी तरीक़ा से कंट्रोल नहीं होता है। किसी भी तरीक़ा से उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बात समझ गए? तो बच्चा, जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की चर्चा करते हैं, जब हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की चर्चा करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम 2 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। 2 भागों में बाँट कर पढ़ते हैं। जैसे आप हेडिंग डाल लेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
और ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसका बच्चा? ह्यूमन का। तो आप ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लिखेंगे, यानी कि मानव परिवहन तंत्र। मानव परिवहन तंत्र को हम लोगों ने दो भागों में बांट कर रखा है। सबसे पहला जो हिस्सा है कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब होता है लसिका तंत्र। लसिका तंत्र, यानी सबसे पहले हमने ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दो हिस्सों में बांटा। पहला हिस्सा कहलाया हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा हिस्सा कहलाया हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। और ये दोनों सिस्टम मिलकर निर्माण करते हैं ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। अब जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग तीन तरह के कंपोनेंट की बात करते हैं। सबसे पहला है ब्लड, यानी जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ही एक कंपोनेंट आता है ब्लड, तो ब्लड की चर्चा करेंगे। ब्लड के बाद आता है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, और अंत में बच्चा हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में। हार्ट कहने का मतलब है हृदय। ब्लड आप समझ चुके हैं कि रक्त को हम कहते हैं। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है रक्त वाहिकाएं। रक्त वाहिकाएं, और हार्ट का मतलब होता है हृदय। हार्ट का है हृदय। तो इधर का आप समझ गए कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हमें ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है और हार्ट के बारे में पढ़ना है। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम को हम लोगों ने दो भागों में बांट के रखा है। हालांकि इसमें और भी हिस्सा है, तो इन्हीं दोनों हिस्सा में हम सभी चीजों को कवर कर लेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे लिम्फ के बारे में, यानी लसिका के बारे में। और फिर बात करेंगे लिम्फ वेसल्स का। लिम्फ वेसल्स के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि लसिका तंत्र के बारे में, लसिका वाहिका के बारे में। लसिका वाहिकाएं के बारे में। तो एक बार फिर से समझे बच्चा, हमने क्या कहा? ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो दो हिस्सों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला हिस्सा कहलाएगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकेंड हिस्सा कहलाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। सबसे लास्ट में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखते हैं तो उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, ब्लड वेसल्स और हार्ट। यानी कि रक्त के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद रक्त वाहिकाएं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग अंत में हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। जब ये सारा चीज क्लियर हो जाएगा तब हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम की ओर चलेंगे। बात समझ गए? अब ये हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बच्चा ये एक तरह का आपका हम कह सकते हैं कि पढ़ने का तरीका है। पढ़ने का तरीका है कि कैसे कैसे हम इस चीज को कवर करने वाले हैं। आइए, अब आता है हमारा ब्लड। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, पहले ही हमने बताया है कि आज का जो लेक्चर है हमारा वो पूरी तरीका से बेस्ड होगा ब्लड पर। तो हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आ जाइए, देखो, हेडिंग डालोगे आप ब्लड, हेडिंग डालेंगे आप ब्लड के बारे में। देखिए,
अगर हम बात करें बच्चा कि हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन की जो क्रिया है वो कैसे होती है? हमारे शरीर में जो परिवहन की क्रियाएँ होती हैं वो कैसे होता है? जैसे अगर हम एग्ज़ाम्पल आपसे पूछें कि जो भोजन है, भोजन का पाचन हो गया, भोजन का पाचन बच्चा हो चुका है। भोजन का पाचन हुआ है छोटी आँत में, आपको पता है। अब छोटी आँत में ही तो ये भोजन नहीं रहेगा। हमेशा के लिए क्या ये छोटी आँत में ही रहेंगे? अरे नहीं बच्चा, हमेशा के लिए छोटी आँत में नहीं रहेगा। ये कहाँ जाएगा? तो आप कहेंगे ये अंततः कोशिकाओं के पास जाएगा। कहाँ जाएगा? कोशिकाओं के पास जाएगा। तो ये मान लेते हैं कोशिका है। तो अगर कोशिका को क्या करना है? ऊर्जा निर्माण करना है, ऊर्जा बनाना है। ऊर्जा बनेगा कैसे? भोजन से बनेगा। ऊर्जा कैसे बनेगा? भोजन से बनेगा। तो क्या ये कोशिका छोटी आंत के पास खुद चलकर जाएगा? अरे नहीं बच्चा, ये कोशिका जो है खुद चलकर छोटी आंत के पास नहीं जाएगा कि हाँ भाई मुझे भोजन दे दे, हमें ऊर्जा बनाना है, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा होने लग गया तो हर कोशिका एक ही जगह पहुंच जाएगा, मारा-मारी करने लग जाएगा। फिर हमारे शरीर में पता चलेगा कि चल रहा है महायुद्ध, हम फिर जी नहीं पाएँगे, फिर पूरी तरीक़ा से तहस-नहस हो जाएगा। बात समझ गए? हमने पानी पिया, हमने पानी लिया, पानी ग्रहण किया। ये पानी जो है कहाँ पर अवशोषित होता है? तो आप कहेंगे बड़ी आँत में होता है। पानी का अवशोषण कहाँ पर होता है? बड़ी आँत में होता है। ये सारे के सारे चीज़ हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा चुके हैं बच्चे। अगर नहीं पढ़े हो तो जाकर आप लेक्चर देख लो। अब बड़ी आँत में पानी का अवशोषण होता है। कोशिका को पानी भी चाहिए, कोशिका को पानी भी चाहिए। तो कोशिका को पानी कैसे मिलेगा? क्या ये कोशिका जाएगा बड़ी आँत के पास कि हाँ भाई मुझे पानी दे दो, मुझे पानी की आवश्यकता है? अरे ऐसा तो होगा नहीं। तो दिक्कत है। अब यही जो है जैसे हमने ऑक्सीजन ग्रहण किया, फेफड़ा के पास ऑक्सीजन है मौजूद। अब फेफड़ा से क्या करना है? ऑक्सीजन लेकर आना है कोशिकाओं तक। तो क्या ये कोशिका जाएगा फेफड़ा के पास? नहीं जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पदार्थों का जो परिवहन हो रहा है, जो पदार्थ निर्मित हो रहे हैं हमारे शरीर में या पदार्थ कहीं पर है, तो उनका हमारे एक जगह से दूसरे जगह उनका क्या करना है? ट्रांसपोर्ट करना है, उनका परिवहन करना है। तो ये परिवहन के लिए हर ऑर्गन्स एक दूसरे के पास तो जाएँगे नहीं, एक दूसरे के पास जाएँगे नहीं। यहाँ पर ऊर्जा बना है तो ऊर्जा फेफड़ा को भी चाहिए, ऊर्जा छोटी आँत को भी चाहिए, ऊर्जा बड़ी आँत को भी चाहिए, ऊर्जा नाक को भी चाहिए, जीभ को भी चाहिए। हर ऑर्गन्स को ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कैसे मिलेगा? ऊर्जा कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि प्लांट्स में भी भोजन का परिवहन हो रहा था। प्लांट्स में भी भोजन का परिवहन हो रहा था, तो क्या भोजन प्लांट्स के केवल एक ही ऑर्गन्स के पास थे? पत्तियों के पास ही रह जा रहे थे? अरे नहीं ना, पत्तियों के पास भोजन बन रहे थे, तो पत्तियों से हर ऑर्गन्स के पास पहुँचना था, तो वहाँ पर कैसे पहुँच रहे थे? तो आप कहेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए एक सिस्टम बना हुआ था, जिसे हम कह रहे थे फ्लोएम जिसे हम कह रहे थे फ्लोएम जिसे हम कह रहे थे फ्लोएम फ्लोएम कनेक्टिंग चैनल बन रहा था। पानी का अवशोषण, पानी और खनिज का अवशोषण। तो पानी और खनिज कहाँ रहते हैं? जड़ के पास। तो क्या हमेशा जड़ के पास ही पानी और खनिज रहेगा? अरे पत्तियों को भी चाहिए, तना को भी चाहिए, फूल को भी चाहिए, फल को भी चाहिए। जो डेवलपिंग बड्स है, जो कलियां हैं, जो नोट्स निकल रहे हैं, वहां भी चाहिए। तो कैसे हो रहे थे? जाइलम के माध्यम से। किसके माध्यम से? जाइलम के माध्यम से। तो बच्चा आप देख पा रहे हैं कि पेड़ पौधे में जो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो फ्लोएम के माध्यम से हो रहा था। पेड़ पौधे में जो जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वो जाइलम के माध्यम से हो रहा था। तो क्या उसी की तरह हमारे शरीर में भी कुछ बना हुआ है क्या? अरे हाँ, बना हुआ है बच्चा। अब हमारे शरीर में इन सभी चीजों का जो ट्रांसपोर्ट करेगा, भोजन में जो पोषक तत्व है उसको ले जाने का कार्य, पानी को ले जाने का कार्य, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य, ऊर्जा को ले जाने के कार्य, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है कोशिका के पास, यहाँ जो वेस्टेजियल पदार्थ जो बना है उसको वापस ले जाने, उसको बाहर निकालने का कार्य, इन सभी का कार्य कौन करता है? तो आप कहेंगे कि सर वो रक्त करता है।
यानी कि हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन करने, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने का जो कार्य है, वो किसका है? तो आप कहेंगे रक्त का है। ये रक्त ही है जो कहता है कि लाओ भाई, तुम मुझे भोजन दे दो। ये रक्त जो है छोटी आंत के पास जाएगा, कहेगा कि ला 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 मुझे दे, हम पहुंचा देते हैं। तो रक्त के पास से लेगा भोजन, और वहां पर जो पचित भोजन है उसके जो पोषक तत्व है उसको उठाएगा, उठाकर पहुंचा देगा हर कोशिकाओं के पास, हर कोशिकाओं के पास ले जाकर दे देगा। कोशिका के पास जो ऊर्जा बना है, ये ऊर्जा को रक्त ले जाकर छोटी आंत को देगा। तो इस तरीका से सबको जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये रक्त जो है सभी के पास जा रहा है, आ रहा है। उसकी जो बेकार की चीज़ें हैं उसको भी ले रहा है, और जो ज़रूरी की चीज़ है उसको भी ले रहा है, और इन सभी को अपने अंदर लेकर, अपने पास लेकर, इन सभी का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन करता है बच्चा। एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट जो करने का कार्य है हमारे शरीर में, वो किसका कार्य है? रक्त का है। लेकिन रक्त जो बच्चा है, ये ट्रांसपोर्टेशन में सहायता कर रहा है। ये ट्रांसपोर्टेशन में सहायता कर रहा है। इसके लिए बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। अभी तो केवल हम ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे। ये ब्लड अपने से फ्लो भी नहीं होगा, अपने से बहेगा भी नहीं। ये ब्लड को भी बहाना पड़ेगा। जैसे आप खुद से पढ़ते नहीं हो, खुद से आप पढ़ाई नहीं करते हो, आपको क्या करना पड़ता है? घर से 2-4 डंडे मिलते हैं, तब जाकर आप पढ़ते हो। तो ये भी रक्त जो है, खुद से बहता नहीं है हमारे शरीर में, इसको बहाना पड़ता है, और वो बहाने वाला कोई ऑर्गन होगा, आगे बात करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चल, तो इतनी देर में आप समझ गए कि हमारे शरीर में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मुख्य कार्य है, वो किसका है? तो आप कहेंगे ब्लड का। ये ब्लड जो है बच्चा, एक तरह का डाकिया का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है? हम ब्लड को क्या नहीं कह सकते हैं कि ब्लड जो है, रक्त जो है, एक प्रकार का डाकिया है। एक प्रकार का क्या है? डाकिया है। अब डाकिया क्यों कह रहे हैं? डाकिया का कार्य क्या होता है कि आपकी जो पत्र आया है, आपका जो ज़रूरी पत्र है, वो मुंबई से चला। तो मुंबई से क्या हुआ? चला है, और वहाँ से चलकर आपके स्थान तक आया, आपके घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है। कौन कार्य करता है? अरे डाकिया कार्य करता है। तो डाकिया भी ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कर रहा है या नहीं? एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जाने और पहुँचाने का कार्य कर रहा है। बात समझ गए? तो यहाँ जो ब्लड है बच्चा, ब्लड भी एक तरह का डाकिया ही है। बात समझ गए? चलिए, अब थोड़ी-सी पॉइंट हम लोग ब्लड के बारे में समझ जाते हैं, उसके बाद इसके कंपोनेंट्स को समझेंगे। आइए। देखो बच्चा, जब हम ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड जो है एक हमारा कनेक्टिंग टिश्यूज़ है। ब्लड जो है एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यूज़ है। तो सबसे पहला जो पॉइंट लिखेंगे कि ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। कनेक्टिंग टिश्यू किस प्रकार का है? तो फ्लूइड है, फ्लूइड है। फ्लूइड कहने का अर्थ है कि तरल, तरल, संयोजी, उत्तक है। तरल, संयोजी, उत्तक है। तरल, संयोजी, उत्तक क्यों कहा गया? तरल हम किसे कहते हैं बच्चा? जो बहता है, जो बहता है उसी को हम तरल कहते हैं। अब ब्लड जो है बहने वाला एक कंपोनेंट है, बहने वाला एक कंपोनेंट है, इस वजह से इसे हम तरल कह दिए। संयोजी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहा है। ये शरीर में सभी अंगों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। एक जगह से दूसरे जगह कंपोनेंट्स को पहुँचाने, सब्सटेंस को ले जाने और पहुँचाने का कार्य कर रहा है। इस वजह से इसे हम कनेक्टिंग टिश्यूज़ कह दिए। तो इसका हिंदी क्या हो गया? तरल संयोजी उत्तक है। यानी कि ब्लड जो हमारा है, वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक कहलाता है। पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कि ये हमारे शरीर में, ब्लड हमारे शरीर में कितना लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में ये पाया जाता है।
यानी कि ब्लड जो है हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होते हैं, या तो 5 लीटर होगा या तो 5 और 6 के बीच में होगा। उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हैं कि हट्टा-कट्टा है, लंबे-चौड़ा है, ऐसे मोटा-ताजा है, तो आप समझ रहे होंगे कि उसके शरीर में 10 लीटर तो खून होगा ही। अरे नहीं होगा बच्चा, ठीक है? उसके भी शरीर में कितने लीटर खून होंगे? 5 से 6 लीटर ही ब्लड होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होता है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट 5 से 6 लीटर। तीसरी पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो ब्लड होता है ये हमारे शरीर का, यानी कि होल बॉडी का आप कह सकते हैं कि ये लगभग 7 टू 8% होता है। कितना होता है? 7 टू 8% होता है। इसका क्या मतलब है कि पूरे शरीर के, ये क्या है बच्चा? तो आप कहेंगे ये वेट है। पूरे शरीर के वजन का लगभग लगभग 7 टू 8% होता है। लगभग कितना होता है? 7 टू 8% होता है। अब इसका क्या मतलब है, आ जाओ समझते हैं। जैसे मान के चलो कि मेरा वेट है, हमारा वेट है 50 केजी। हमारा वेट कितना है? 50 केजी। हम 50 केजी के हैं, हालाँकि हम 50 केजी के भी नहीं हैं, ठीक है? हमारा वज़न है 48 केजी। लेकिन हम सीधा-सीधा कैलकुलेशन को समझाने के लिए हम 50 केजी हम ले लिए हैं। ये 50 केजी हमारा अगर वज़न है बच्चा, तो 50 का अगर हम 8% निकालें, 50 का अगर हम 7% निकालते हैं, तो 7% कितना होगा? तो आप कहेंगे कि ये साढ़े 3 केजी होगा। कितना केजी होगा? साढ़े 3 केजी होगा। या इसी को अगर हम कहें कि 50 का 8% निकाल लें, तो 50 का 8% कितना होगा? तो आप कहेंगे 4 केजी होगा। कितना केजी होगा? 4 केजी। यानी कि हमारे शरीर में जो ब्लड का वज़न होगा, वो पूरे वज़न का, यानी कि हमारा वज़न है 50 केजी। हमारा वज़न है कितना? 50 केजी। तो 50 केजी में से साढ़े 3 केजी या तो 4 केजी हमारा ब्लड का वज़न होगा। किसका वज़न होगा? ब्लड का वज़न होगा। यानी कि रक्त हमारे शरीर में साढ़े 3 केजी से लेकर 4 केजी तक हो सकते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुआ? क्या इतनी बात क्लियर हुआ? इन दोनों का मतलब अलग है बच्चा। ये देखो, हम कह रहे हैं कि 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ये हमने कहा। और यहाँ हम कह रहे हैं कि हमारे शरीर का जो वज़न होता है, उस वज़न का 7 से 8% जो हिस्सा है, वो रक्त का है। किसका है? रक्त का है। क्या इतनी बात समझ गए? होपफुली कि आपको ये बातें क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगली अगर हम पॉइंट की बात करें, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू है, वो बच्चा 7.4 होता है। 7.4 होता है। आपने पीएच स्केल देखा होगा, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होते हैं। इसे 2 हिस्सों में बाँटा गया है। 0 से अगर 7 तक की बात करें तो वो अम्लीय नेचर का होता है, और 7 से अगर 14 की बात करें तो उसे हम क्षारीय नेचर का कहते हैं। यानी कि जो पीएच वैल्यू है ब्लड का, वो कितना होता है? 7.4 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्लड है, ब्लड बच्चा क्षारीय होता है। ब्लड जो है हल्का हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्या इतनी बात समझ गए कि ब्लड जो है हल्का क्षारीय होता है? क्यों है? क्योंकि उसका पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 है। तो ये सारे पॉइंट क्या आप समझ गए? क्या इतनी बात आप समझ गए? उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप कवर कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ब्लड के बारे में हमने क्या कहा कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहकर सभी अंगों को जोड़कर रखता है। हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर तक ब्लड हो सकते हैं। हमारे पूरे शरीर के वजन का लगभग 7 से 8%, ये बच्चा 7 से 8% है, इसको बढ़िया से लिख लो। ये 7 टू 8% है, यानी 7 से 8% वजन जो होता है वो केवल ब्लड का होता है। रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है और ब्लड हल्का क्षारीय नेचर का होता है। चल, तो आगे अब बढ़ते हैं। अब अगर ब्लड की हम बात करें तो ब्लड में भी क्या क्या होते हैं, अब उसको समझते हैं। ब्लड में बच्चा दो कंपोनेंट होता है। ब्लड में दो कंपोनेंट होता है, एक को हम इधर लिखते हैं और एक को हम इधर लिखते हैं। ब्लड में दो चीजें होता है, एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स, एक को हम कहते हैं मैट्रिक्स और एक को हम कहते हैं ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कहते हैं या ब्लड कार्पसल्स भी कह सकते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं? मैट्रिक्स हम कहते हैं प्लाज्मा को। मैट्रिक्स हम कहते हैं प्लाज्मा को, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो कुछ नहीं प्लाज्मा है। मैट्रिक्स कुछ नहीं प्लाज्मा है बच्चा। अब प्लाज्मा क्या होता है दिखाएंगे वो सारे के सारे चीज, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। आ जाइए। अब जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं, जब हम प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा पूरे ब्लड का, प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% होता है। ये प्लाज्मा जो है यानी मैट्रिक्स जो है वो पूरे ब्लड का 55% हिस्सा है और ब्लड सेल जो है ये ब्लड का लगभग 45% हिस्सा माना जाता है। अब इसका क्या मतलब है, आ जाओ समझते हैं। जैसे मान के चलो कि हमारे शरीर में 5 लीटर ब्लड है। हमारे शरीर में कितना लीटर ब्लड है? 5 लीटर ब्लड है। अब इस 5 का अगर हम 55% निकालें, 5 का अगर हम 55% अगर हम निकालते हैं तो लगभग ये 2.75 लीटर आता है। 2.75 लीटर आता है, यानी कि अगर ब्लड 5 लीटर है तो 5 लीटर में से लगभग 2.75 लीटर जो है, अरे 2.75 है ना, 2.75 है तो क्या बोलेंगे इसको, 2.75 लीटर बोलेंगे। ठीक है, तो लगभग 3 लीटर आप कह सकते हो। ठीक है, कि लगभग 3 लीटर जो है वो क्या है, प्लाज्मा है। और बचा हुआ जो 45% है, बचा हुआ जो हिस्सा है वो 2.25 जो है वो ब्लड सेल्स है। बात समझ गए? आ जाओ। अगर इतनी बात आप समझ गए तो अब हम प्लाज्मा की ओर चलते हैं। अब हम प्लाज्मा की ओर चलते हैं। अच्छा, पहले तो इसे कवर कर लेते हैं। आ जाओ। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड सेल्स की बात करें तो ये ब्लड सेल्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। ब्लड सेल्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आरबीसी, आरबीसी, और एक होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, और एक होता है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है, ये ब्लड सेल्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये ब्लड सेल्स जो होता है ये ठोस वाला हिस्सा होता है। क्या, कैसा हिस्सा होता है? ठोस हिस्सा होता है ब्लड सेल्स। और जो प्लाज्मा है ये प्लाज्मा तरल भाग होता है, ये तरल होता है, यानी प्लाज्मा लिक्विड होता है और ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ठोस होते हैं। ठोस तो आप समझते हो ना, ठोस क्या है, जिसके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक है। आ जाओ। अब प्लाज्मा का कार्य क्या होता है? प्लाज्मा का अगर कार्य कभी आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मा का कार्य होता है बॉडी के जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो तापमान है, तापमान को नियंत्रित करना।
तापमान को नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे कि प्लाज्मा का कार्य होता है। प्लाज्मा ही जो है हमारे शरीर में टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। बात समझ गए? आइए, अब प्लाज्मा भी 2 हिस्सा में बटा हुआ है। प्लाज्मा के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एक तो है वाटर, एक है वाटर जिसे हम पानी कहते हैं। इस वाटर को हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कहने का मतलब क्या है बच्चा? तो आप कहेंगे विलायक। सॉल्वेंट कहने का मतलब है विलायक। यानी कि प्लाज्मा में वाटर होता है और वाटर के साथ साथ उसमें सॉल्यूट। अगर वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर एक अगर विलायक है बच्चा, तो विलायक के साथ साथ विलेय भी होगा। हमने पढ़ाया जाइलम और फ्लोएम में, उन सभी कंसेप्ट को हमने समझाया कि सॉल्यूशन में विलायक और विलेय होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा एक क्या है? सॉल्यूशन है। प्लाज्मा जो है एक प्रकार का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है यानी विलयन है, और इस विलयन में वाटर है, और वाटर के साथ साथ यहां पर कहेंगे कि सॉल्यूट है। सॉल्यूट कहने का मतलब विलेय है। सॉल्यूट कहने का मतलब क्या है? कि विलेय है। अब विलेय को भी देखा जाए, अब ये वाटर और विलेय की अगर हम बात करें तो प्लाज्मा में जो 90 से 92%, 90 से 92% जो हिस्सा होता है, 90 टू 92% जो हिस्सा है वो केवल पानी होता है। केवल क्या होता है? पानी होता है। अगर हम मान लें कि प्लाज्मा अगर 10 लीटर है, हम मान लेते हैं, ठीक है, कि प्लाज्मा अगर 10 लीटर है बच्चा, तो 10 लीटर का अगर 90% निकाले तो 9 लीटर केवल पानी होगा। 9 लीटर क्या होगा? केवल पानी होगा। अब ऐसा मत समझना कि न हमारा 10 लीटर प्लाज्मा, अरे ब्लड ही 5 से 6 लीटर है तो 10 लीटर प्लाज्मा कहाँ से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। हमने केवल आपको समझाया है बच्चा कि अगर मान ले कि प्लाज्मा अगर 10 लीटर है, तो 10 का अगर 90% माना जाए तो 9 लीटर होगा। तो 9 लीटर क्या होगा? पानी होगा केवल। यानी प्लाज्मा का 90 से 92% केवल पानी होता है। केवल क्या होता है? पानी होता है। बात क्लियर है? आ जाओ। सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट के भी 2 कंपोनेंट्स, सॉल्यूट में भी बहुत सारे चीज होते हैं, इसको भी हम 2 हिस्सा में बांट देते हैं। इसको भी बच्चा हम 2 हिस्सा में बांट देते हैं। एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन होता है, प्रोटीन शायद हमने गलत लिखा है, इसको सुधार लेते हैं। एक प्रोटीन्स होता है और एक हम कह सकते हैं कि अदर सब्सटेंस होते हैं। अदर सब्सटेंस होता है। अदर सब्सटेंसेस में क्या होता है? यानी कि अन्य चीज। इसका कहने का मतलब क्या है? अन्य चीज। अब अन्य में क्या क्या होगा वो सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा को अगर देखा जाए तो प्लाज्मा में अगर पानी है तो पानी की मात्रा कितना है? 90 से 92%। तो सॉल्यूट की भी तो मात्रा होगी, सॉल्यूट का भी मात्रा होगा। तो सॉल्यूट कितना परसेंट होगा? तो आप कहेंगे कि सॉल्यूट जो होता है वो लगभग 8 से 10% होता है। 8 से 10% जो हिस्सा है वो केवल विलेय होता है, यानी सॉल्यूट होता है। आ जाओ, अब प्रोटीन्स की बात आती है और अदर सब्सटेंसेस की बात आती है। अब यहाँ पर जगह है नहीं मेरे पास, तो हम अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बच्चा। देखो, प्लाज्मा के बारे में एक और चीज आप ध्यान रखना कि प्लाज्मा का अगर कभी भी कलर पूछ दिया जाए, प्लाज्मा का अगर रंग पूछा जाए बच्चा, तो रंग ध्यान रखना कि ये हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। हल्का पीला होता है। हल्का पीला कहने का मतलब है कि ये
स्ट्रॉ जो होते हैं यानी भूसी जो होता है, भूसी के कलर का होता है। जो आपने गेहूँ का भूसी देखा है, उस भूसी की तरह इसका रंग होता है प्लाज़्मा का। प्लाज़्मा का हम पिक्चर दिखाएँगे आगे चलकर। आ जाइए। अब इस सॉल्यूट को हम आगे लेकर बढ़ते हैं। देखो, अब यहाँ पर हम सॉल्यूट लिख लेते हैं। अब सॉल्यूट को हमने 2 हिस्सा में बाँटा। एक हमारा कहलाया प्रोटीन्स और एक कहलाया हमारा अदर्स। अदर्स है यानी अन्य सब्सटेंसेज है। प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स 3 प्रकार के हैं। प्लाज्मा में 3 प्रकार का प्रोटीन्स पाया जाता है। सबसे पहला प्रोटीन्स सबसे जो पहला प्रोटीन्स है एल्ब्यूमिन होता है। एल्ब्यूमिन एल्बुमिन एल्ब्यूमिन। अगला होता है ग्लोब्यूम ग्लोब्यूमिन ग्लोब्यूमिन। और एक होता है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन। यानी कि प्लाज्मा का जो हिस्सा है, प्लाज्मा में वाटर भी है। प्लाज्मा में हमने क्या देखा कि वाटर भी है, कितना परसेंट है 90 टू 92%। और सॉलिड भी है। सॉलिड में हमने देखा कि प्रोटीन्स भी हैं और अदर सब्सटेंस भी है। तो जब हम सॉलिड की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। एक का नाम है एल्ब्यूमिन, एक का नाम है ग्लोब्यूमिन और एक का नाम है फाइब्रिनोजेन। जो हमने यहाँ पर लिखा है कि एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन और फाइब्रिनोजेन। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फाइब्रिनोजेन जो होता है इसका कार्य क्या है? फाइब्रिनोजेन का जो कार्य होता है, इसका जो कार्य है बच्चा, ध्यान रखिएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में ये सहायता करता है। फाइब्रिनोजेन जो है एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन से है। एक प्रकार का हमारा प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। यानी कि थक्का बनाने में रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो आप कहेंगे फाइब्रिनोजेन। तो क्या सर केवल फाइब्रिनोजेन ही है जो ब्लड को थक्का जमाता है? नहीं बच्चे, केवल फाइब्रिनोजेन ही नहीं है जो ब्लड को थक्का जमाता है। ये फाइब्रिनोजेन के अलावा अन्य और भी कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड को थक्का जमाने में मदद करता है। लेकिन फाइब्रिनोजेन भी एक ऐसा प्रोटीन्स है जो ब्लड को क्या करता है? थक्का बनाने में मदद करता है। आगे जब हम ब्लड क्लॉटिंग्स पढ़ेंगे टॉपिक्स को, तो वहाँ इसको और भी बेहतर ढंग से हम समझाएँगे कि कैसे वहाँ पर फाइब्रिनोजेन की परत बनती है, कैसे वो फाइब्रिनोजेन आता है और मिलकर ब्लड को क्लॉट करवा देता है, ये आगे हम बात करेंगे। अब ये जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पर जो प्रोटीन्स है, ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स हैं, ये लीवर से सीक्रेट होते हैं, लीवर में निर्मित होता है। इसका निर्माण जो है लीवर में होता है। इन तीनों का ऐसे नहीं लिखते हैं, आ जाओ। इसका निर्माण इसका निर्माण लीवर में, या इसी को हम यकृत भी कहते हैं।
या इसी को हम जिगर भी कहते हैं। ठीक है, यानी एल्बुमिन हो गया, ग्लोब्यूमिन हो गया और फाइब्रिनोजेन हो गया। इन तीनों का जो निर्माण स्थल है वो लीवर है, यकृत है, यानी जिगर है। इन्हीं के पास यही जगह है जहाँ पर इन तीनों प्रोटीन्स का निर्माण होता है बच्चा। प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग में कौन-सा प्रोटीन सहायता करता है? तो फाइब्रिनोजेन, या कहा जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन का क्या महत्व है? तो ब्लड क्लॉटिंग में फाइब्रिनोजेन का महत्व है कि ये ब्लड को क्या करता है? थक्का बना देता है। क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं कि फाइब्रिनोजेन जो है, इसका निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण लिवर में होता है। आ जाओ। अब आते हैं अदर्स की बात करते हैं। अदर्स की क्या बात है? देखो, अदर्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो विटामिन्स, जैसे अदर्स की बात करें तो अदर्स में आ जाएगा विटामिन, विटामिन्स होता है। और अगर हम बात करें तो विटामिन्स के अलावा मिनरल्स होता है, मिनरल्स होता है। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया होता है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, ये सभी के सभी अदर सब्सटेंस हैं। और भी हम कह सकते हैं हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स होता है, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंजाइम होता है, एंजाइम्स हो गए, प्रोटीन्स तो खैर हमने बता दिया, प्रोटीन्स के बारे में हमने बताया। तो विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, हार्मोन्स, ये सारे चीज आपको हमने बता दिया। साल्ट्स होते हैं, साल्ट ध्यान रखिएगा कि साल्ट से यानी लवण होता है। लवण के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी गैसेज होता है, रेस्पिरेटरी गैसेज होता है। न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होता है। अब इन सभी को आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, पोषक तत्व होता है। विटामिन आप समझ गए होंगे, विटामिन समझ गए हो। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज, मिनरल्स का मतलब खनिज हो गया। यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये यूरिया है, यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड है, अमोनिया है, अमोनिया है, हार्मोन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गया, लवण हो गया, और कह सकते हैं श्वसन गैस, श्वसन गैस। ये सभी के सभी कंपोनेंट्स पाए जाते हैं बच्चा किसमें? तो आप कहेंगे कि अदर में। कहाँ पर पाए जाते हैं? अदर में। तो ये हमारा एक हिस्सा जो है प्रोटीन्स, और एक हिस्सा हमारा अदर्स। अदर्स में क्या आया? न्यूट्रिएंट्स आ गए, यानी पोषक तत्व है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, यानी खनिज है, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड, अमोनिया हो गया, हार्मोन्स, एंजाइम्स हो गए, साल्ट्स हो गए, रेस्पिरेटरी गैसेज, जैसे कि हम कह सकते हैं CO2। प्लाज्मा में ध्यान रखिएगा, अब यहाँ से जो कुछ पॉइंट हम लिखवा रहे हैं उसको नोट करना है बच्चा। कुछ जो पॉइंट हम आपको लिखवा रहे हैं उसको नोट करना है, ध्यान रखना। सबसे पहली जो पॉइंट है उसको नोट करो। CO2 का अधिकांश हिस्सा, CO2 का अधिकांश हिस्सा
प्लाज्मा द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अधिकांश हिस्सा हमने कहा है बच्चा, पूरा का पूरा नहीं कहा है हमने। हमने क्या कहा, अधिकांश भाग जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो अधिकांश भाग है वो प्लाज्मा के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। कुछ बच्चा कहेंगे कि सर ये तो आरबीसी के द्वारा किया जाता है। अरे आरबीसी के द्वारा भी किया जाता है और साथ ही साथ प्लाज्मा के द्वारा भी किया जाता है। आरबीसी में कम होते हैं और प्लाज्मा में अधिक होता है, ये बात हमने कहा। अगली पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि प्लाज्मा में मौजूद है विटामिन, तो ध्यान रखिएगा कि विटामिन के जो होता है, विटामिन के, विटामिन के जो है ये रक्त ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग में यानी कि रक्त को थक्का बनने में सहायता करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रक्त को जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो विटामिन के। रक्त को थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के सहायक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, अच्छे ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्लड को जमने में कौन सा विटामिन सहायता करता है, तो विटामिन के सहायता करता है। बात समझे। इसी तरीका से और भी आप चीजों को लिखेंगे। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें, जैसे पोटेशियम, के का मतलब होता है पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, खनिज है। और सोडियम, और सोडियम, अब देखो पोटेशियम और सोडियम जो है ये दोनों के दोनों हार्ट बीट को, हार्ट बीट, हार्ट बीट कहने का मतलब क्या है कि हृदय की जो धड़कन है, हृदय की धड़कन को, यानी धड़कन को कंट्रोल करता है। हार्ट बीट के साथ साथ आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को भी, ब्लड जो प्रेशर है उसको भी कंट्रोल करता है। क्या करता है, धड़कन को, या आप कह सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। आई बात समझ में। अगली पॉइंट, अब पोटेशियम को हम लोग के से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम लोग एन ए से डिनोट करते हैं। इसी तरीका से अगली पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे कि कैल्शियम जो खनिज है, कैल्शियम जो खनिज है सी ए, ये एकमात्र खनिज है, ये एकमात्र खनिज है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग बढ़ाएंगे तो उस समय भी ये सारी चीजों को हम बताएंगे, और अभी ही आप ध्यान में रखो, जब हम वहां पर आपको पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे ढंग से याद होगा तो कंसेप्ट और भी बेहतर हो जाएंगे। हमने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अधिकांश भाग होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ही परिवहन किया जाता है। विटामिन के जो है ब्लड के जमने में सहायता करता है। पोटेशियम और सोडियम जो हमारा खनिज है वो धड़कन को कंट्रोल करता है, यानी हार्ट बीट को, बढ़ने घटने को कंट्रोल करता है। कैल्शियम एक खनिज है जो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। अब यहाँ पर देखो, हमने विटामिन के बारे में अभी कहा कि जो अदर होते हैं, अदर में विटामिन होता है, तो विटामिन होते हैं तो विटामिन के किसके लिए सहायता करता है, तो आप कहेंगे ब्लड क्लॉटिंग के लिए। खनिज होता है जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम है तो सोडियम पोटेशियम का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे कि जो हृदय की धड़कन है उसको कंट्रोल करता है। इसी तरीका से यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया होता है, हार्मोन्स होता है, ये सारे चीजें हैं। बात क्लियर हो गया।
होपफुली कि आप ये चीज़ों को समझ गए होंगे। तो ये सारे के सारे चीज़ों को आप लिख सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात क्लियर? चल, अच्छा थोड़ी-सी एक और चीज़ आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है? कि कैल्शियम जो है, ये गुर्दे में गुर्दे और गुर्दे यानी किडनी में और यकृत में यकृत में पत्थरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पत्थरी का निर्माण करता है। पत्थरी कहने का मतलब है कि एक मांस का कठोर हिस्सा होता है, जिसे हम पत्थरी कहते हैं। पत्थर की तरह कठोर होता है बच्चा। आ जाओ। तो अभी तक में आपने क्या पढ़ा? अभी तक में हमने केवल प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया। केवल किसके बारे में पढ़ाया? प्लाज्मा के बारे में पढ़ाया कि ब्लड में 55% जो हिस्सा होता है वो मैट्रिक्स कहलाता है, और मैट्रिक्स कुछ नहीं है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा एक तरल हिस्सा होता है जिसका कार्य होता है हमारे शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का। हमारे शरीर का तापमान जो है वो नियंत्रित कौन करता है? तो आप कहेंगे कि सर प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा का जो रंग होता है बच्चा वो हल्का पीला होता है, स्ट्रॉ की तरह यानी भूसी के कलर का होता है। ये 55% हिस्सा हमारे ब्लड का है। जब हम प्लाज्मा को और भी विस्तार से हमने देखा तो पाया कि प्लाज्मा में 90 टू 92% हिस्सा केवल पानी है, और बचे हुए हिस्सा जो 8 से 10% है उसमें सॉल्यूट है। सॉल्यूट कहने का मतलब कि विलेय है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो उसमें मिले हुए हैं। अब इसी सॉल्यूट को जब हमने देखा तो सॉल्यूट को भी हमने दो हिस्सों में ब्रेक किया। हमने देखा कि सोलूट में दो चीजें मिल रहे हैं, एक तो प्रोटीन्स हमने देखा और एक अदर सब्सटेंसेज हमने देखा। प्रोटीन्स में भी अगर हम बात करें तो प्रोटीन्स में हमने तीन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? तो आप कहेंगे एल्बुमिन है, ग्लोब्यूलिन है और फाइब्रिनोजेन है। फाइब्रिनोजेन का कार्य होता है ब्लड के क्लॉटिंग में सहायता करना। बात समझे? अदर सब्सटेंस की अगर हम बात करें तो अदर सब्सटेंस में हम लोगों ने देखा मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स होता है, विटामिन्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, हार्मोन्स होता है, एंजाइम्स होते हैं। ये सारे के सारे चीज़ हमारे अदर सब्सटेंसेस में पाए जाते हैं, और ये सभी के सभी प्लाज्मा का ही हम लोग हिस्सा पढ़ रहे हैं। ये सभी के सभी क्या पढ़ रहे हैं? तो प्लाज्मा का ही हिस्सा पढ़ रहे हैं। चल, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इधर हमारा एक हिस्सा तो कंप्लीट हो गया, ब्लड का एक हिस्सा बच्चा हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा हमारा है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स ब्लड सेल्स जो है वो 45% हिस्सा है। ब्लड सेल्स जो है वो ब्लड का 45% हिस्सा माना जाता है। 45% हिस्सा में भी अगर देखा जाए तो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है ये एक प्रकार का सेल है, एक प्रकार का सेल है, कोशिका है, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि ये अगर मान लेते हैं कि ये ब्लड है, ये क्या है? ब्लड है। तो ब्लड में ये प्लाज्मा है, ब्लड में ये प्लाज्मा है, और इसी प्लाज्मा में मौजूद है ऐसे-ऐसे आप देखेंगे कि कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, कुछ सेल्स मौजूद होते हैं। उसी सेल्स को हमने नाम दिया है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। आइए, अब आरबीसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब आप हेडिंग डालेंगे आरबीसी, हेडिंग डालेंगे आरबीसी। आरबीसी को हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहने का मतलब है लाल रक्त कोशिका।
लाल रक्त कोशिकाएं। बात समझ गए कि आरबीसी का नाम क्या है? लाल रक्त कोशिकाएं। इसी आरबीसी का एक और नाम है, इसी आरबीसी का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट, जिसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। यानी कि आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। एरिथ्रोसाइट। अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछे बच्चा कि आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे रेड ब्लड सेल होता है, यानी लाल रक्त कोशिका होता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि आरबीसी का अन्य नाम क्या है, वो क्या होता है, तो आप कहेंगे एरिथ्रोसाइट। या पूछा जाएगा कि एरिथ्रोसाइट किस ब्लड सेल्स का नाम है, तो आप कहेंगे लाल रक्त कोशिकाएं का नाम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं जो है ये ब्लड का एक ठोस पार्टिकल्स है। ब्लड का कैसा पार्टिकल्स है? ठोस पार्टिकल्स है, जिसे हम रुधिराणु भी कहते हैं। आ जाओ, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये ब्लड सेल्स को हम लोग रुधिराणु भी कह देते हैं, रुधिराणु के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि रुधिर के अंदर का अणु है, इसी वजह से इसे रुधिराणु कहा गया। रुधिर का मतलब क्या है होता है? आप कहेंगे रक्त। रुधिर का मतलब होता है रक्त, और अणु का मतलब होता है कण। तो रुधिर के अंदर के जो कण है, जिसे हमने नाम दिया रुधिराणु, और रुधिराणु में ही क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आ जाओ, अब यहां से क्या क्या फैक्ट आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जो फैक्ट है ध्यान रखना है कि आरबीसी जो है ब्लड सेल्स में, आरबीसी जो है ब्लड सेल्स में सर्वाधिक पाया जाने वाला कोशिकाएं हैं। सर्वाधिक पाया जाने वाला कोशिकाएं हैं ब्लड सेल्स का। आप लिखेंगे कि आरबीसी, आरबीसी रक्त कोशिकाओं का सर्वाधिक हिस्सा है। रक्त कोशिकाओं में सर्वाधिक है। क्या है? सर्वाधिक पाया जाता है। यानी कि जो हमारा आरबीसी है, जो हमारा ब्लड सेल्स होता है, ब्लड सेल्स में कौन है? आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है। तो इन तीनों में से सर्वाधिक जो ब्लड सेल्स है वो आरबीसी का होता है। सर्वाधिक ब्लड सेल्स किसका होता है? आरबीसी का होता है। आरबीसी का अगर कलर आपसे पूछा जाए कि इसके कलर कैसे होते हैं, तो इसका कलर जो होता है बच्चा, रंग जो होता है वो रेड होता है। इसका कलर कैसा होता है? रेड होता है। अब सवाल यहीं पर खड़ा होते हैं कि सर ये रेड कलर क्यों होता है? रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इनमें पाया जाता है लाल रंग का वर्णक। इनमें पाया जाता है लाल रंग का वर्णक। लाल वर्णक पाए जाते हैं। और ये लाल वर्णक कौन सा है? तो आप कहेंगे कि ये लाल वर्णक जो है हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही जो आरबीसी है उसका कलर लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल रक्त कोशिकाएं जो है उनका रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो आप कहेंगे कि लाल दिखाई पड़ता है। अब सवाल आता है कि हीमोग्लोबिन ही क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन के लाल होने का कारण क्या है? तो बच्चा ध्यान रखना है कि हीमोग्लोबिन में एक खनिज पाया जाता है लोहा। हीमोग्लोबिन में एक खनिज पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला खनिज, पाया जाने वाला खनिज, खनिज कौन सा है? तो आप कहेंगे लोहा। खनिज कौन सा है? लोहा। यानी जिसे हम
फेरस कहते हैं, जिसे फेरस कहते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है ब्लड, लेकिन हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो आप कहेंगे फेरस पाया जाता है, और फेरस के कारण ही हीमोग्लोबिन लाल होता है। फेरस के कारण ही हीमोग्लोबिन लाल होता है, इस वजह से इसे लाल वर्णक कहते हैं, और यही कारण है कि लाल रंग का हमें आरबीसी दिखाई देता है। आगे बढ़ जाए, चल। अब ये जो आरबीसी है, अब ये जो आरबीसी है, इसका जीवन काल पूछा जाता है। इसका जीवन काल पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का इसका जीवन काल होता है। जैसे मान के चलो कि आज है, आज मान लेते हैं कि 20 तारीख है। आज मान लो कि 20 तारीख है, ठीक है? 20 तारीख अगर मान लो कि आज के दिन है, तो आज जो ब्लड का निर्माण हुआ है, आरबीसी का जो निर्माण हुआ है, तो ठीक आज से 120वां दिन, आज से ठीक 120वां दिन, 120वां दिन ये ब्लड जो है, ये ब्लड का जो सेल है, ये ब्लड सेल मर जाएगा। ये ब्लड सेल क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आरबीसी का जो जीवन काल है बच्चा, वो 120 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं, चल। आरबीसी का कार्य जो होता है, आरबीसी का कभी-कभी कार्य पूछा जाता है कि इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि श्वसन गैसों का परिवहन करना। श्वसन गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों का परिवहन कहने का मतलब क्या है? कौन से श्वसन गैस? तो आपको पता है कि श्वसन गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ ऑक्सीजन, साथ ही साथ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य किसका है? आरबीसी का है। ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य किसका है? तो आप कहेंगे आरबीसी का कार्य होता है सर। और इसके पहले हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और कुछ हिस्सा जो होता है वो हमारा आरबीसी के द्वारा भी किया जाता है। कुछ हिस्सा जो है वो आरबीसी के द्वारा भी किया जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए, चल। आगे बढ़ते हैं, चल। देखो, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जो हीमोग्लोबिन है बच्चा, हीमोग्लोबिन को हम लोग रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहने का मतलब है कि इसे हम श्वसन श्वसन वर्णक भी कहते हैं। श्वसन वर्णक भी कहते हैं, और श्वसन वर्णक का जो हिंदी होता है इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के ऊपर ही आकर ऑक्सीजन चिपक जाता है और इसका परिवहन हो जाता है। इस वजह से आपको जब हमने पढ़ाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के बारे में जब समझाया था, तो आपने देखा था कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स में जो मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के ऊपर आकर बैठ जाता है ऑक्सीजन, और ये हीमोग्लोबिन लेकर पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। तो ये सारी चीज हमने पढ़ा था पहले भी। अब देखो, ये इसका कार्य क्या है? श्वसन गैसों का परिवहन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या करना है? परिवहन करना है। इतनी बातें हो गई। कभी कभी सवाल पूछा जाता है, कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि इसका आकार कैसा होता है? इसके आकार पूछे जाते हैं, तो आकार इसका लिख लीजिए कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का आकार होता है बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव। और बाइकॉनकेव को हम बोलते हैं उभयोत्तल, उभयोत्तल। यानी इसका जो आकार होता है उभयोत्तल होता है, बाइकॉनकेव होता है। उभयोत्तल कैसा होता है? आपने एक चॉकलेट खाया होगा, पहले से मिलते थे, आज शायद आजकल भी अभी भी मिलते हैं। एल्पेनलिब कुछ करके एक चॉकलेट आता था,
उसकी जो आकार होती है बस वैसे ही होते हैं। उसकी जो आकार होता है वही आकार का ये हमारा आरबीसी भी दिखाई पड़ता है। ठीक है? तो ये हमारा बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी की अगर हम और भी चर्चा करें, आरबीसी की और भी अगर हम चर्चा करें तो ये आरबीसी जो है इसके पास किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी के पास किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ना तो यहाँ पर न्यूक्लियस होता है और ना ही यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो न्यूक्लियस और प्लस लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों के दोनों नहीं होते हैं। दोनों नहीं होता है। यानी कि जो आरबीसी है, आरबीसी के पास अपना न्यूक्लियस नहीं है, अपना दिमागे नहीं है। न्यूक्लियस क्या है? सेल का दिमाग है। और ये आरबीसी क्या है? एक सेल है, एक कोशिका है और इस कोशिका का अपना दिमाग है, ये नहीं है। न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या है? कि केंद्रक। न्यूक्लियस कहने का मतलब है कि केंद्रक, और इसका अपना केंद्रक है ही नहीं बच्चा, ये बिना दिमाग का है। यानी भगवान ने भेजा तो भेजा है, लेकिन इसके पास भेजा भेजा नहीं। हमने क्या कहा कि जो आरबीसी है, आरबीसी के भेजा तो भगवान, लेकिन इसके पास भेजा नहीं भेजा, यानी इसका दिमाग नहीं दिया गया। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है। और जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ रहे थे तो रेस्पिरेशन चैप्टर में हमने दो प्रकार के श्वसन को पढ़ा था। दो प्रकार के श्वसन को पढ़ा था। एक पढ़ा था वायवीय श्वसन और एक पढ़ा था अवायवीय श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन कहाँ होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होते हैं? आप कहेंगे साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो क्या हम यहाँ से कह नहीं सकते हैं कि आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन होता है? आरबीसी में किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है सर। किस प्रकार का श्वसन होता है? अवायवीय प्रकार का श्वसन होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है। यहाँ लिखते हैं बच्चे, आरबीसी में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन कहने का मतलब है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक कहाँ होता है? एरोबिक कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो है नहीं, यानी कि यहाँ पर अवायवीय श्वसन होंगे आरबीसी में। अब आरबीसी के बारे में और भी फैक्ट आप समझिए। देखो बच्चा, आरबीसी का जो निर्माण होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है, इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को हम कहते हैं बोन मैरो। अस्थि मज्जा को हम कहते हैं बोन मैरो। हालांकि आप यही बात आप ध्यान रखेंगे कि ब्लड बनता ही है अस्थि मज्जा में। ब्लड कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड का जो निर्माण होता है, वो कहाँ पर होते हैं? तो आप कहेंगे कि सर बोन मैरो में होता है। बोन मैरो कहने का मतलब है कि अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। और जब ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में हो रहा है, इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आरबीसी का भी निर्माण कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा में निर्माण होगा। बात क्लियर है? अब ध्यान रखना बच्चा कि प्रतिदिन, ये आप केवल इंफॉर्मेशन के तौर पर याद रखना कि प्रतिदिन 30 लाख आरबीसी जो है,
यानी कि 3 मिलियन आरबीसी मरते हैं। 3 मिलियन आरबीसी अर्थात 30 लाख जो है लाल रक्त कोशिकाओं की मृत्यु प्रतिदिन होती है। यानी कि आज के दिन हमारे शरीर में 30 लाख आरबीसी कोशिकाओं का मृत्यु होगा और हो रहे होंगे। बट ध्यान रखना है कि 30 लाख तो मर रहे हैं, तो इसके 4 गुना लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण भी होता है प्रतिदिन। यानी 30 लाख मर रहा है तो 120 लाख का निर्माण भी हो रहा है। 30 लाख मर रहा है तो 120 लाख नई कोशिकाएं बन भी रहे हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में। बात समझ गए? तो ध्यान रखिएगा। अब आरबीसी का कब्रगाह पूछा जाता है कि आरबीसी का मृत्यु कहां पर होता है। आरबीसी का मृत्यु कहां पर होता है ये पूछा जाता है। इसकी मृत्यु होता है स्प्लीन में। कहां होता है? स्प्लीन में। स्प्लीन को हम कहते हैं प्लीहा। स्प्लीन को ही हम प्लीहा के नाम से जानते हैं, या इसी को हम तिल्ली भी कहते हैं, या इसी को हम तिल्ली भी कहते हैं। तिल्ली हमने कहा है, तितली नहीं कहा है। ठीक है, हमने तिल्ली कहा है, तितली बिल्कुल नहीं कहा है। ठीक है, यानी आरबीसी जो है, आरबीसी मरते कहां पर है? तो आप कहेंगे आरबीसी का जो मृत्यु होता है वो स्प्लीन में होता है, प्लीहा में होता है। इस वजह से स्प्लीन को हम कहते हैं आरबीसी का कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर सभी के सभी आरबीसी आकर अपना अंतिम दिन गिन लेते हैं, यानी अंतिम समय अपना यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। इसी वजह से इसे आरबीसी का कब्रगाह, कब्रगाह किसे कहते हैं? जहां पर दफन होता है उसी को कहते हैं। बात समझ गए? तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट करना चाहिए आरबीसी के बारे में। सारे के सारे पॉइंट को बच्चा आपको नोट करना चाहिए आरबीसी के बारे में। आ जाओ, ये है आरबीसी। जिसे आपको नोट करना चाहिए। आ जाओ, लिखो इसे। चल, तो ये हमारा पूरा का पूरा कहानी था आरबीसी का। अच्छा, एक और बात आप ध्यान रखेंगे कि आरबीसी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। देखो, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, यानी श्वसन वर्णक है। यही ऑक्सीजन को लेके जा रहा है और यही कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी ला रहा है। तो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ला रहा है, ले जा रहा है, तो बच्चा यही कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले जाता है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड को भी ले जाता है, और जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलते हैं तो बना लेते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसको आप नोट करेंगे, यहां पर कहीं जगह है। चल, इसको थोड़ा सा हम छोटा करेंगे और इसको ऊपर की ओर बढ़ा लेते हैं। चल, आ जाओ, आप यहां पर लिखो कि हीमोग्लोबिन और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलते हैं और मिलकर बच्चा बना लेता है कार्बोक्सी
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन मिलता है तो क्या बनाता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और क्यों हमने यहाँ पर पढ़ा है, क्योंकि ये आरबीसी का एक पॉइंट था, इस वजह से हमने कंप्लीट कराया। तो ये पूरा का पूरा हमारा आरबीसी था। अब इसको फटाफट आप इसको नोट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलो एक बार फटाफट रीड कर लेते हैं। आरबीसी रक्त कोशिकाओं में सर्वाधिक पाया जाने वाला एक कोशिकाएं हैं। इसका कलर लाल होता है। लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाए जाते हैं जिस पिगमेंट का नाम है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में फेरस पाया जाए। हीमोग्लोबिन लाल क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोहा पाया जाता है और इसे ही श्वसन वर्णक के नाम से भी जानते हैं। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। इसका कार्य होता है गैसों का परिवहन करना, यानी श्वसन जो गैस है उसका परिवहन करना। आरबीसी में अवायवीय श्वसन होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इसके पास न तो न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो ये कैसा श्वसन करेगा, तो अवायवीय श्वसन करेगा। इसका आकार होता है बाइकॉनकेव, यानी उभयोत्तल होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन में मृत्यु होता है, इस वजह से आरबीसी का कब्रेगा स्प्लीन को कहा जाता है। और ये हीमोग्लोबिन और कार्बन मोनोऑक्साइड मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो पॉइंट है हमारा डब्ल्यूबीसी है। अगला जो पॉइंट है हमारा डब्ल्यूबीसी है, तो आप हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी को हम कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रक्त कोशिका। श्वेत रक्त कोशिका। सेल्स है, इस वजह से कोशिकाएं लिख दिया। इसका एक और नाम होता है, इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, अब इसके जो पॉइंट है उस पॉइंट को नोट करते हुए चलना है आपको। इसके पॉइंट्स को आपको नोट करते हुए चलना है। चल, सबसे पहला तो यहां से ध्यान रखिएगा कि जो ब्लड सेल है, जो ब्लड सेल है, ब्लड सेल में कौन है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं। इन तीनों सेलों में से सर्वाधिक सबसे बड़ा जो सेल होता है वो डब्ल्यूबीसी होता है। यानी हम कह सकते हैं कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है, लार्जेस्ट जो सेल है यानी सर्वाधिक बड़ी कोशिका। सर्वाधिक बड़ी कोशिका कौन सी है, तो आप कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी है। सर्वाधिक बड़ी कोशिका डब्ल्यूबीसी होती है। इसका अगर कलर आपसे पूछा जाए कि इसका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है, तो देखो श्वेत लिखा हुआ है तो श्वेत ही इसका कलर होगा। कैसा कलर होगा, श्वेत। क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कलर पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, यानी इसमें वर्णक मौजूद नहीं है। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बात समझ गए। चल, इसका लाइफ स्पैन पूछा जाता है कि इसका जीवन काल कितना है। इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 13 से 20 दिनों का होता है। तो आप यहां लिखेंगे 13 to 20 डेज। कितने दिनों का होता है,
13 से 20 दिनों का इसका जीवन काल होता है, यानी कि जैसे आज कोई डब्ल्यूबीसी का निर्माण हुआ तो आज से 13वां दिन इसका अंत हो जाएगा। आज से 13वां दिन उस डब्ल्यूबीसी सेल का पूरी तरीका से क्या हो जाना है, नष्ट हो जाना है, यानी मर जाना है। तो इसका जीवन काल 13 से 20 दिनों का होता है। अगर हम इसकी और भी बात करें तो डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं, डब्ल्यूबीसी के जो टाइप्स हैं उसको अब कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि एक और चीज आप ध्यान रखिएगा कि डब्ल्यूबीसी जो है ये प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करता है, यानी कि हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण करने का कार्य किसका है? डब्ल्यूबीसी का है। तो आप कह सकते हैं कि इसका कार्य जो होता है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, यानी कि इम्यून सिस्टम का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? तो आप कहेंगे कि डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है। अब जब हम इसी डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के होते हैं। डब्ल्यूबीसी भी दो तरह से बटे हुए हैं। इसके टाइप्स की हम बात करते हैं, ठीक है। चल, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स हैं। एक है ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलो ग्रेनुलोसाइट्स, और एक है अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स यानी कि दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी होते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी कितने प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं? दो प्रकार के डब्ल्यूबीसी हैं। एक को कहा गया ग्रेनुलोसाइट्स और एक को कहा गया अग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स किसे कहते हैं? ग्रेनुलोसाइट्स में होता क्या है कि जैसे ये डब्ल्यूबीसी का सेल है, ये डब्ल्यूबीसी का सेल है, तो डब्ल्यूबीसी के सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर अग्रेनुलोसाइट्स में किसी भी प्रकार का प्रोटीन्स नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन्स है, सेल्स के अंदर प्रोटीन्स है तो उसे हम कह रहे हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और नहीं है तो हम उसे कह रहे हैं अग्रेनुलोसाइट्स कहते हैं। बात समझ गए? अब देखो, ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का ये 65% हिस्सा जो होता है, डब्ल्यूबीसी का जो 65% हिस्सा है, 65% जो हिस्सा है वो है ग्रेनुलोसाइट्स का, और जो 35% हिस्सा है वो है अग्रेनुलोसाइट्स का। यानी 65% क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स, और 35% क्या है? अग्रेनुलोसाइट्स। अब इसी ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें, इसी ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स के भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं। आप हेडिंग डाल लें, ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स आ जाओ। ग्रेनुलोसाइट्स के भी कितने कंपोनेंट्स हैं? तो आप कहेंगे कि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स। एक है बेसोफिल, एक है बेसोफिल्स, बेसोफिल्स, एक होता है इस्नोफिल्स,
और एक होता है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये सभी के सभी चीज समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? क्या ये सभी चीज समझ में आ रहे हैं? क्या पूरी तरीका से तुम्हें ब्लड समझ में आ रहा है? दिमाग में स्टोर हो रहा है ब्लड? स्टोर हो रहा है? अच्छी बात है। अगर स्टोर हो रहा है तो यस लिख कर, नहीं हो रहा है तो नो लिखो। कमेंट में यस और नो लिखकर बच्चा कमेंट करेगा। कमेंट करेगा, कमेंट हम अवश्य देखेंगे, ठीक है। तो देखो ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में कितने ही प्रकार हैं, यानी कितने कंपोनेंट्स हैं इसके? 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है बेसोफिल्स, एक है इसिनोफिल्स और एक है न्यूट्रोफिल्स। इसोफिल्स, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। देखो बेसोफिल्स जो है, बेसोफिल्स से कुछ प्रोटीन निकलते हैं। बेसोफिल्स से कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं, जिस प्रोटीन्स का नाम है हमारा, इससे कुछ प्रोटीन्स निकलते हैं बच्चा, ठीक है। एक है हिपेरिन, हिपेरिन प्रोटीन्स, ये क्या है? प्रोटीन्स है। एक है हिस्टामिन्स, हिस्टामिन प्रोटीन्स हैं। और एक है सेरेटोनिन, एक है सेरेटोनिन प्रोटीन्स, सेरेटोनिन प्रोटीन्स। ये सभी के सभी क्या है? तो आप कहेंगे कि ये सभी के सभी सर प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। यानी कि जो बेसोफिल्स है, बेसोफिल्स से 3 प्रकार के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरेटोनिन। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो हिपेरिन होता है, जो हिपेरिन है बच्चा, हिपेरिन का कार्य होता है, जो ब्लड है, जो ब्लड है, ब्लड को शरीर के अंदर, शरीर के अंदर, अंदर क्लॉट होने से रोकना, क्लॉट होने से रोकना। ये किसका काम है? तो आप कहेंगे हिपेरिन। प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे शरीर में वो कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण से हमारे शरीर के अंदर ब्लड थक्का नहीं जमता है? तो वो प्रोटीन कौन सा है? हिपेरिन है प्रोटीन। फिर से सुनो बच्चा, हमने क्या कहा कि प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह कौन सा प्रोटीन है जिसके, वह कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर ब्लड नहीं जमता है? तो हिपेरिन है। हिपेरिन ही जो है हमारे ब्लड के हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, ठीक है। अब ये जो हिस्टामिन है, अब हिस्टामिन का कार्य पढ़ लेते हैं। देखो हिस्टामिन का कार्य होता है सूजन वगैरह लाने का। हिस्टामिन का कार्य है सूजन लाने का कार्य। जब आपके शरीर पर कोई कट लग जाता है या चोट लग जाता है या कोई कीड़े वगैरह काट लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ का जो एरिया होता है वो गर्म हो जाता है, वहाँ सूजन हो जाता है, वहाँ लाल पड़ जाते हैं। तो ये सभी के सभी किसके कारण होता है? हिस्टामिन के कारण होता है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए हिपेरिन। जितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए हिपेरिन, ये आप ध्यान रखोगे, ये आप ध्यान रखोगे। बात समझ में आया? बोलो, बात समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। चलो आ जाओ। इस्नोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का कार्य क्या होता है ध्यान रखना। देखो हमारे शरीर के अंदर, हमारे आसपास के वातावरण में बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं, ऐसे बहुत सारे हार्मफुल जो कॉज हैं, जो हानि पहुंचाने वाले कारक है, वो मौजूद हैं हमारे शरीर के अंदर भी और हमारे शरीर के बाहर भी। तो हमारे शरीर के अंदर में जब पैथोजन प्रवेश करते हैं, कुछ हार्मफुल कारक पहुंचते हैं, जैसे कि जीवाणु हो गया,
और कह सकते हैं वायरस हो गया, विषाणु हो गया, कुछ परजीवी हो गए, जो हमारे शरीर के अंदर जाने पर हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो जैसे ही ये पैथोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है, तो ये न्यूट्रोफिल बाहर निकलता है। ये न्यूट्रोफिल उसको फेगोसाइटोसिस करके, फेगोसाइटोसिस आपको हम पढ़ाए हैं अमीबा वाले टॉपिक में, कि अमीबा जो है किसी भी चीज़ को फेगोसाइटोसिस करके उसको पकड़ लेता है। यानी झूठा पैर बनाता है और झूठा पैर बनाकर उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। उसी तरीक़ा से ये न्यूट्रोफिल्स भी हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है कि जैसे ही हमारे शरीर के अंदर बच्चा प्रवेश करता है पैथोजन, तो उस पैथोजन को ये चारों तरफ से घेर लेता है। देखो, जैसे मान के चलो कि ये हमारा शरीर है, जैसे मान के चलो कि ये हमारा शरीर है, ठीक है? ये हमारा शरीर है। अब मान के चलो कि हमारे शरीर के अंदर में यहाँ पर पहुँच गया पैथोजन। कोई हार्मफुल कारक पहुँच गया है, परजीवी भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ के आस-पास का जो न्यूट्रोफिल्स है, आस-पास के जो न्यूट्रोफिल्स है, वो न्यूट्रोफिल्स क्या करेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेगा, चारों तरफ से घेर लेगा और घेर कर इसको पूरी तरीक़ा से धड़ल्ले से मार देगा। लाइसोसोम अंदर से निकालेगा, न्यूट्रोफिल अपने अंदर से लाइसोसोम निकालेगा और लाइसोसोम निकाल कर इसको पूरी तरीक़ा से नष्ट कर देगा, पूरी तरीक़ा से नष्ट कर देगा। और यही काम होता है इसिनोफिल्स का भी, यही काम होता है इसिनोफिल्स का। तो इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स इन दोनों का जो कार्य होता है बच्चा, वो कार्य है किल पैथोजन, किल पैथोजन, यानी कि हानि पहुँचाने वाले हानिकारक हानिकारक विषाणु, जीवाणु, परजीवी, इन सभी को क्या करता है, ये मार देता है। और मार कर क्या करता है बच्चा, इसका देखो जैसे कोई नहीं होता है कि कोई भी चीज़ अगर जीत गया, तो जीतने के बाद पूरा मोहल्ला में ढिंढोरा पीटता है, पूरा मोहल्ला में घूमता है। उसी तरीक़ा से ये भी है न्यूट्रोफिल्स भी। न्यूट्रोफिल्स मारेगा पैथोजन को, जैसे वायरस है, वायरस प्रवेश कर गया, वायरस को मार दिया। बैक्टीरिया प्रवेश करे, बैक्टीरिया को मार दिया। अब मार कर बच्चा ये क्या करता है, लेकर घूमेगा, लेकर क्या करता है, घूमता है, पूरे शरीर में चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाकर सबको क्या कहते, देख डराना नहीं है, डराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। देखो, हम हैं ना, हम हैं ना, मार देंगे, चिंता मत करो, तुम सब बेफ़िक्र होके जियो। नहीं कहता है दोस्त, अरे तुम चिंता काहे कर रहा है, हम हैं ना, हम हैं ना, तुम जाओ, तुम मार करो ना, हम तुम्हारे पीछे हैं। ऐसे ही इसका भी कार्य है, ऐसे ही न्यूट्रोफिल का भी आदत है कि न्यूट्रोफिल्स कहता है कि तुम सब बेफ़िक्र होके अपना काम करो, हम हैं ना, जौन आएगा उसको हम सँभाल लेंगे। तो पैथोजन को कौन मार देता है? न्यूट्रोफिल्स मार देता है और इसिनोफिल्स मारता है, ठीक है? इसिनोफिल्स का ज़्यादा रोल नहीं होता है, ज़्यादा रोल होते हैं न्यूट्रोफिल्स का। बात समझ गए? अब कभी-कभी होता है कि कभी-कभी सपोर्ट करने वाला भी लात खा जाता है। कभी-कभी सपोर्ट करने वाला भी लात खा जाता है बच्चा। क्यों? क्योंकि इससे मजबूत अगर आ गया तो लात खाना ही है। अगर मान के चलो कि हम लड़ाई कर रहे हैं, हमसे कोई कमज़ोर होगा तो हम उसे पीट देंगे, लेकिन हमसे जो मजबूत होगा, हमको पीट देगा। तो इस कुछ ऐसे भी कॉज़ होते हैं, कुछ ऐसे भी कारक होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स को ही मार देता है। जैसे एचआईवी वायरस है, एचआईवी वायरस क्या करेगा? ये न्यूट्रोफिल्स को ही मार देता है और न्यूट्रोफिल्स के साथ-साथ ये आगे चल के हम एक और बताएँगे आपको मोनोसाइट्स के बारे में, वो मोनोसाइट्स को भी मार देता है। इस वजह से एचआईवी वायरस जो है, उसका इलाज है ही नहीं। जिसको एचआईवी वायरस अगर हो गया, तो बच्चा परहेज़ ही उसको ज़िंदा रख सकता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक वो ज़िंदा नहीं रह सकता है। उसका कोई इलाज ही नहीं है। बात समझ गए? तो ये ग्रैनुलोसाइट्स में ये 3 चीज़ें के बारे में पढ़ना था। बेसोफिल्स जो 3 प्रोटीन निकालता है, हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। हिपेरिन का कार्य होता है कि ब्लड के अंदर जो शरीर का फ्लो है, उसको मेंटेन करके रखना, यानी उसको जमने नहीं देना है।
और हिस्टामिन है जो कहीं सूजन वगैरह आ जाता है या कीड़े वगैरह काट लेते हैं तो सूजन हो जाते हैं, उसका है। इसिनोफिल और न्यूट्रोफिल्स का काम है किल पैथोजन यानी हानिकारक जो कॉज है, जो कारक है उसको क्या कर देता है, मार देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब है हमारा ग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स। अब क्या है अग्रेनुलोसाइट्स, तो अग्रेनुलोसाइट्स के बारे में अब पढ़ते हैं। आ जाओ, हेडिंग डालना है अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स, अग्रेनुलोसाइट्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं लिम्फोसाइट, एक को कहते हैं ल्यूकोसाइट। माफ कीजिएगा, एक को कहते हैं ल्यूकोसाइट और एक को कहते हैं मोनोसाइट। एक को हमने क्या नाम दिया, ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट ने, माफ कीजिएगा बच्चा, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट तो हम डब्ल्यूबीसी को ही कहते हैं। लिम्फोसाइट, इसको हम क्या नाम देते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट। थोड़ा सा नाम में कंफ्यूजन होता है लिम्फोसाइट और ल्यूकोसाइट में। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी का नाम है और यहाँ पर क्या है, लिम्फोसाइट। ठीक है, देखो अभी हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, न्यूट्रोफिल्स के बारे में, कि न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, जो उससे कमजोर जो कॉज है, उससे जो कमजोर वायरस बैक्टीरिया है उसको ये क्या कर देता है, मार देता है। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, कुछ ऐसे पैरासिटिक्स जीव होते हैं जो न्यूट्रोफिल से मजबूत होता है, न्यूट्रोफिल से ज्यादा मजबूत होता है। तो वो जो कॉज है, वो जो कारक है, वो न्यूट्रोफिल को ही मार देता है। वो पूरी तरीका से न्यूट्रोफिल को ही मार देता है। जब न्यूट्रोफिल को मारता है तो ये न्यूट्रोफिल जो है अपने बड़े भाई मोनोसाइट को बुलाता है। किसको बुलाता है, मोनोसाइट्स को बुलाता है। तो मोनोसाइट्स आता है और मोनोसाइट्स उससे ज्यादा पावरफुल होता है। मोनोसाइट जो है न्यूट्रोफिल से ज्यादा पावरफुल है और मोनोसाइट जो है वो उस पैथोजन से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इस वजह से ये मोनोसाइट जो है मार देता है उस पैथोजन को, यानी हानि पहुंचाने वाले जो कारक हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासिटिक, जैसे जीवाणु को, विषाणु को, परजीवी को, इन सभी को क्या कर देता है, मार देता है। अगर न्यूट्रोफिल नहीं मार पाया तो मोनोसाइट्स मारेगा, न्यूट्रोफिल नहीं मार पाया तो मोनोसाइट्स मार देता है। इस बात का एक और ध्यान रखिएगा कि जो एचआईवी वायरस होता है, एचआईवी जो वायरस होता है, एचआईवी वायरस क्या करता है, ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को भी मार देता है। मोनोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट को भी मार, लिम्फो नहीं बच्चा, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल, इसको न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, इन दोनों को बच्चा ये मार देता है एचआईवी वायरस। इस वजह से जब एचआईवी वायरस अगर किसी को हो जाए तो बच्चा वो फिर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकता, उसको बस खान पान ही उसको जीवित रह सकता है। उसको हल्का भी मौसम चेंज होगा तो वो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसका इम्यून जो सिस्टम होता है वो पूरी तरीका से डैमेज हो जाता है। बात समझे। और डब्ल्यूबीसी का कार्य है इम्यून सिस्टम का निर्माण करना। अभी तो बताएं कि एंटीबॉडीज का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है और इम्यून सिस्टम ही पूरे तरीका से क्या करेगा, नष्ट कर देगा। अब लिम्फोसाइट का कार्य क्या होता है, लिम्फोसाइट का कार्य होता है एंटीबॉडी का निर्माण करना, एंटीबॉडी का निर्माण करना। एंटीबॉडी कहने का मतलब है कि प्रतिरक्षा प्रणाली, प्रतिरक्षी का निर्माण करना, प्रतिरक्षी का निर्माण करना। प्रतिरक्षी का निर्माण कौन करता है, तो आप कहेंगे लिम्फोसाइट करता है। तो ये हमारा था अग्रेनुलोसाइट्स।
एक है ग्रेनुलोसाइट्स और एक है अग्रेनुलोसाइट्स। अग्रेनुलोसाइट्स में हमने लिम्फोसाइट को पढ़ा और मोनोसाइट के बारे में पढ़ा। मोनोसाइट्स क्या करता है तो पैथोजन को मारता है और लिम्फोसाइट क्या करता है एंटीबॉडी का निर्माण करता है। यानी ये मोनोसाइट जो ऐसे गए जैसे एक छुरछुरिया, समझो ये छुरछुरिया पड़का है, कौन है न्यूट्रोफिल जो है छुरछुरिया पड़ाका है। ये कौन है थोड़ा सा बड़का पड़ाका है, बम समझते हो ना। ई कौन है हथहड़ बम, ये इतना बड़ा बम है। तो ये लिम्फोसाइट ये दूरे से फेंक के मारेगा, दूरे से फेंक के मारेगा और जीवाणु बैक्टीरिया सबको क्या कर देगा नष्ट कर देगा। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है लिम्फोसाइट करता है। इसी वजह से हम इसे कहते हैं इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है। यानी डब्ल्यूबीसी जो है ये किसका निर्माण करता है बच्चा तो आप कहेंगे इम्यून सिस्टम का निर्माण करता है। यहां पर लिख देते हैं फॉर्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षी तंत्र का ये निर्माण करता है। तो ये हमारा डब्ल्यूबीसी भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा डब्ल्यूबीसी भी कंप्लीट हो गया बच्चा, बात क्लियर है। अच्छा न्यूट्रोफिल्स अगर ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करें थोड़ा सा और जान लो बच्चा कि जो न्यूट्रोफिल्स होता है ये लगभग 60 से 65% होता है, 60 से 65% होता है। और ये जो बेसोफिल है ये 0.5 से लेकर 1% तक पाया जाता है और बचे हुए इसिनोफिल्स पाए जाते हैं। अब हमारा एक लास्ट कंपोनेंट्स बच गया है, अब हमारा एक लास्ट कंपोनेंट्स बच गया है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में ज्यादा कुछ है नहीं, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को बच्चा हम थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं, थ्रम्बोसाइट भी कहते हैं और इसी को हम बिंबाणु भी कहते हैं, इसी को हम बिंबाणु भी कहते हैं। थ्रम्बोसाइट कहो प्लेटलेट्स कहो बिंबाणु कहो ये सारे चीज एक ही है। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल है बच्चा, ये स्मॉलेस्ट सेल्स सेल ऑफ ब्लड सेल्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि रक्त कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। चल अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट ध्यान रखना है कि इसका जो जीवन काल होता है, इसका जो जीवन काल है वो लगभग बच्चा 7 to 10 डेज होता है, यानी कि 7 से 10 दिनों तक ही प्लेटलेट्स रह सकते हैं। प्लेटलेट्स जो होता है ये सबसे कम होता है, ब्लड सेल्स में भी सबसे कम होता है प्लेटलेट्स, ब्लड सेल्स में भी सबसे कम होता है प्लेटलेट्स होता है, लेकिन उतना आपको जानना नहीं है। प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त को थक्का जमाने में, रक्त को थक्का बनाने का कार्य किसका होता है तो आप कहेंगे कि प्लेटलेट्स का होता है। रक्त को थक्का कौन बनाता है तो प्लेटलेट्स बनाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गया। तो यही हमारे प्लेटलेट्स थे, प्लेटलेट्स में ज्यादा कुछ था नहीं। इसमें ध्यान रखिएगा इसका भी अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसका भी निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। हालांकि ये भी ध्यान रखिएगा कि ये घाव भरने में भी कार्य आता है, घाव भरने में भी कार्य होता है। अच्छा पस जो होता है ना, जो जख्म होते हैं, जख्म में आपने देखा होगा कि रिम भर जाता है, वो रिम क्या होता है प्लेटलेट्स होता है। रिम जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं, यानी घाव भरने में भी ये सहायता भी करता है। और भी अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसमें अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक
यानी इसका भी भेजा नहीं है, केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो यही हमारा प्लेटलेट्स था। होपफुली कि आपको ये पूरी की पूरी ब्लड में जो भी हमने फैक्ट समझा, जो भी हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरीक़ा से दिमाग में स्टोर हो गया होगा, पूरी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। तो आइए बच्चा, अब इसके बारे में हम थोड़ा-सा जो डिटेल्स है उसको समझते हैं, जो हमने लिख कर लाया है। देखो, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमने 2 भागों में बाँटा था। एक को हमने कहा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक को हमने कहा लिम्फेटिक सिस्टम कहा। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ही हम लोग ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। यही ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हमने 3 भागों में बाँटा, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। और लिम्फेटिक सिस्टम को लिम्फ और लिम्फ वेसल्स में बाँटा। उसके बाद हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में देखा कि ब्लड जो है, ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है ब्लड सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। प्लाज्मा में पानी होता है और अदर चीज़ होते हैं। पानी 90 से 92% होता है और अदर में प्रोटीन और मिनरल्स, विटामिन, आप कह सकते हैं एंजाइम, हार्मोन्स, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं। वाटर अगर 90 से 92% है तो ये 8 से 10% होगा। उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं। प्रोटीन्स कौन-कौन सा होता है तो आपको हमने पढ़ाया है। हमने आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा दिया, फाइब्रिनोजेन होता है ये, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया हिस्टामिन होता है, ठीक है। एक हमने पढ़ाया हिपेरिन होता है। ये सारी चीज़ हमने आपको पढ़ा दिया है। आगे बढ़ जाएँ? आगे बढ़ जाएँ? बोला जाए? ठीक है? चलो। तो यहाँ पर आपको हमने क्या बताया कि प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स में क्या हो गया? एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूमिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया। आरबीसी, अब ब्लड सेल्स के बारे में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। आ जाओ, अब ब्लड है क्या? आ जाओ तेजी से पढ़ते हैं। कह रहा है कि रक्त एक विशिष्ट शारीरिक तरल पदार्थ है। ब्लड कैसा पदार्थ है? तो आप कहेंगे तरल पदार्थ है, जो पूरे शरीर में घूमता है। कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ, कहाँ कह रहा है? कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ पहुँचाता है और अपशिष्ट उत्पादों को हटाता है। यानी कि वहाँ तक जो ज़रूरी की चीज़ें हैं पहुँचाया और वहाँ से बेकार की चीज़ों को लेकर आ जाता है। यह कोशिकाओं और प्लाज्मा का एक जटिल मिश्रण है। देखो, ये क्या कह रहा है कि एक कोशिका और प्लाज्मा का क्या है? एक मिक्सचर है। एक क्या है? मिक्सचर है। कह रहा है कि जो एक तरल पदार्थ है, इन कोशिकाओं और अन्य घुलनशील पदार्थों को ले जाता है। रक्त समग्र स्वास्थ्य और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ब्लड जो है, ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कह रहा है कि रक्त सबसे महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है। ये कैसा ऊतक है? तो आप कहेंगे तरल संयोजी ऊतक है, हमने पढ़ा दिया है। यह हमारे शरीर के वजन का लगभग कितना परसेंट होता है? 7 से 8% होता है। आप लिखेंगे 7 टू कितना परसेंट होता है? 8% होता है। कह रहा है कि एक औसत वयस्क के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना लीटर रक्त होता है? 5 से 6 लीटर। सारे पॉइंट हमने कवर कराया बच्चा। इसका पीएच कितना होता है? तो 7.4 होता है और ये क्या होता है? थोड़ा-सा क्षारीय होता है। कह रहा है कि इसे जीवन का तरल पदार्थ भी कहा जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जीवन का तरल पदार्थ किसे कहते हैं? तो रक्त को कहते हैं। कह रहा है क्योंकि यह फेफड़ा से ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक पहुंचाता है। इस वजह से इसे हम तरल पदार्थ, जीवन का तरल पदार्थ कहते हैं। आगे कह रहा है कि इसे वृद्धि द्रव के रूप में भी जाना जाता है। अब देखो, जितने सारे पोषक तत्व कहाँ मिल जा रहे हैं? ब्लड में, और ब्लड ही सभी कोशिकाओं को दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ग्रोथ करवाने में कार्य कर रहा है। ग्रोथ करवाने में कार्य कर रहा है। इस वजह से इसे हम वृद्धि द्रव के रूप में भी जानते हैं। कह रहा है क्योंकि यह पाचन तंत्र में पोषक पदार्थों और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन को सभी ऊतकों तक पहुंचाता है। यानी हार्मोन्स का भी ये क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बात समझ गए? चल, आगे बढ़ते हैं। बैटरी स्लो हो रहा है बच्चा, तेजी से पढ़ेंगे।
कह रहा है कि इसे स्वास्थ्य का तरल पदार्थ भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्वास्थ्य का तरल पदार्थ कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दे जैसे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाकर उनसे छुटकारा दिलाता है। ये है प्लाज्मा। तो चलिए बच्चा, इसके बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लेंगे, क्योंकि आज बैटरी जवाब दे रहा है कैमरे का, इस वजह से ये पूरा लेक्चर हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेंगे, आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे, और ये हमारा ल्यूकोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, ये सारे बेसोफिल्स हो गए, फिर इसोनोफिल्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया। अभी लंबी स्लाइड है बच्चा, ठीक है, यहाँ तक हमें कवर करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। होपफुली कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ऐसा उम्मीद करते हैं कि बच्चा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है बच्चा, तो आप कमेंट अवश्य करें, बेल आइकन दबा लेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना, और बच्चा लाइक का बटन भी दबा देना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे बच्चा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और आज के लेक्चर का आप रिवीजन अवश्य करें। चल फिर मिलेंगे।